अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम कंप्यूटर साइंस का सेकंड ईयर का पीबीए का जो प्रैक्टिकल है आपका, उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको मॉडल पेपर जो है अभी जो फेडरल बोर्ड ने दिया है, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसका पूरा सलूशन मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो फेडरल बोर्ड ने नया हमें मॉडल पेपर दिया है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और पीबीए का पेपर जो है वो आप किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फेडरल बोर्ड की जो गाइडलाइंस हैं वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट है कंप्यूटर साइंस की पार्ट 2 के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए में आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, वो भी सी प्लस प्लस में से होंगे। एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होगा, दूसरा क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का होगा। इसके बाद फिर सेक्शन बी जो है आपके पास दूसरा पार्ट होगा, उसमें भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 2 क्वेश्चन होंगे। आपके पास जो पार्ट 1 होगा या आपका जो सेक्शन ए है, ठीक है, वो आपका 60% होगा और जो पार्ट 2 है आपका, यानी कि जो सेक्शन बी है आपका, वो 40% होगा। 40% मार्क्स होंगे उसके। तो इसमें नोटबुक्स के और इसके अलावा आपके पास जो वाइवा है उसके कोई नंबर नहीं होंगे और बाकी ये है कि आपने सारे के सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं। जो 60% पोर्शन है आपका, उसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स होंगे, यहाँ पे वो सारे टॉपिक्स आपके पास गिवन हैं। जो वाला डॉक्यूमेंट जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, उसका लिंक आपको दे दूंगा। उस पर जाके आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये है कि आप इसके अंदर फुल डिटेल है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। जो आपने बुक में नॉर्मली चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो सारी चीज़ें तकरीबन सीक्वेंस के अंदर वही हैं, ठीक है। कुछ नए प्रोग्राम जिसके अंदर होंगे, जैसे जीसीडी है, एलसीएम है, इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। ये जो ऊपर वाला आपका सेक्शन है, ये आपका जो है वो चैप्टर नंबर 3, जैसे आपका सीन, सी आउट और ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से लेकर एरेस तक जो है, ये आपका ऊपर वाला सारा सेक्शन बन जाता है जो पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है आपके पास वो चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट होके और फिर चैप्टर नंबर 9 तक किया जाता है। तो ये जो आपका प्रैक्टिकल है, इसको 2 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड कर दिया है और एक में सिर्फ 60%, उसमें सेक्शन ए आपका 15 नंबर का होगा और जब सेक्शन बी है उसमें पार्ट 2 आएगा और वो आपका 10 नंबर का होगा। अभी हम जो उसका मॉडल पेपर देख लेते हैं। ये इसका मॉडल पेपर है, ठीक है। मॉडल पेपर की डिटेल में हम जाते हैं अभी ये इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है इसके ये 8 मार्क्स का है। फिर आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 7 मार्क्स का है। फिर आपके पास जो है इसका सेक्शन बी आ जाएगा और सेक्शन बी जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। और इसी तरह से जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें सिर्फ आपने आउटपुट लिखनी है। तो ये इस तरह से आपका जो है ना पीबीए का पेपर होगा। और सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो आपके पार्ट 2 में से आएंगे और सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो पार्ट 1 में से आएंगे, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 2 है और ये आपका पार्ट 1 है और यहाँ से आप जो है उसके प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब हम मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है मॉडल पेपर का, वो है जी कि द प्रिंसिपल अमाउंट इज द इनिशियल सम ऑफ मनी। अब उसने एक डेफिनेशन आपको दे दी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, कि फॉर एग्जांपल जो टोटल अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं उसको जो है उसने प्रिंसिपल अमाउंट का नाम दिया है। और किसी बिजनेस के अंदर आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद प्रॉफिट्स रेफर टू द फाइनेंशियल गेन आर रिटर्न ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पर जो आपको प्रॉफिट हुई है वो बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट आप लेंगे। अब उससे कहा जी कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट प्रॉफिट। आपने एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना है, उसके अंदर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। प्रोग्राम मस्ट इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट इन रुपीज। आपने उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करनी है एंड टेन्योर, और टेन्योर भी आपने एंटर करना है। कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द प्रॉफिट। तो बेसिकली आपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, उसको डिस्प्ले भी कराना है। अभी हमारे पास 3 कंडीशंस दी हुई हैं। उसने कहा कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट, इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज लेस देन 25,000 एंड टेन्योर इज लेस देन 10 ईयर्स। अगर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट लेस देन 25,000 है और आपका जो टेन्योर है वो 10 ईयर्स है, तो फिर आपका प्रॉफिट क्या होगा, 5% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को आप 5% से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 25,000 एंड टेन्योर इज इक्वल टू 10 ईयर्स। यानी कि अगर आपका जो है वो, ये कह लेंगे जो टेन्योर है वो 10 ईयर्स है और फिर आपकी जो अमाउंट है वो 25,000 है, तो फिर उसका 7% जो होगा प्रिंसिपल अमाउंट का, वो आपका प्रॉफिट होगा। यानी कि आप प्रॉफिट जो है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7% मतलब है 7/100 कर रहे हैं, ठीक है। या आप 0.07 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपके ग्रेटर देन 25,000 है
और टेन्योर भी आपका ग्रेटर देन 10 ईयर्स है, तो फिर जो है प्रिंसिपल अमाउंट का जो 10% है वो आपका प्रॉफिट होगा, यानी कि 10/100 होगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट से। अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। अब ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो अभी उसने कंडीशन ऊपर बताई हैं। पहले हम वाइड मेन लिखेंगे, उसके बाद फ्लोट, प्रिंसिपल, प्रॉफिट और टेन्योर, ये हमने तीन जो है वेरिएबल ले लिए। आप चाहें तो फ्लोट की बजाय इंटीजर भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले उसने हमें क्या कहा था कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करनी है और टेन्योर एंटर करना है। तो आप एक सी आउट और एक सी इन लगाएंगे और सी इन के थ्रू आप प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल का हमारा वेरिएबल है बेसिकली, वो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी उसके अंदर आ जाएगी जो आप वैल्यू एंटर करेंगे। और फिर टेन्योर के लिए फिर आपके पास जो है ना सी इन है और सी आउट आपने दो यूज़ की। आपने कहा जी एंटर द टेन्योर इन ईयर्स, और कितने साल तक जो है ना वो आप जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आपके पास टेन्योर आ जाएगा। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद जो तीन कंडीशन उसने दी हुई थी हम उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये था कि इफ़ प्रिंसिपल इज़ लेस देन 25,000, अभी आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एंड टेन्योर इज़ लेस देन 10, ठीक है, तो क्या होगा, उसने क्या कहा था 5% ऑफ प्रिंसिपल। तो हमने 5%, 5/100, 5/100 को आप कैलकुलेट करेंगे 0.05 आ जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल के साथ, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। जो दूसरी कंडीशन थी उसके लिए आप एलसीफ लगाएंगे। आपने कहा जी प्रिंसिपल इज इक्वल टू 25,000 एंड टेन्योर इज इक्वल टू 10, तो फिर क्या होगा, आपका 7% था तो 0.07 आ जाएगा। और तीसरा है एलसीफ, प्रिंसिपल इज ग्रेटर देन 25,000 एंड टेन्योर इज ग्रेटर देन 10, तो फिर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% था तो 0.1 आ जाएगा या 0.10 से आप प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। एल्स प्रॉफिट इज जीरो। अगर कोई और वैल्यू उसने दे दी है तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट उसका जीरो हो जाएगा। अब प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो गया, तो अब हमने इसको डिस्प्ले कराना है, तो आप एक सी आउट लगाएं, द प्रॉफिट इज, तो ये जो आपके पास यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिखा है, ठीक है, ये प्रॉफिट जो है ना आपका वेरिएबल है, यहाँ पे जो भी ऊपर कैलकुलेट हुआ होगा प्रॉफिट वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और आगे उसके साथ रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने क्या राइट अ प्रोग्राम, तो आपने सिंपल यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है। अब जो ऊपर वाला भी मैंने प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया, वो जो आपका प्रोग्राम है या जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का था। ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये 7 मार्क्स का है। तो इसमें क्या है जी, हमारे पास राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट लेट्स द यूजर एंटर द टोटल रेनफॉल। तो आपने क्या करना है, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना है और यूजर जो है टोटल रेनफॉल एंटर करेगा फॉर ईच ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, 12 मंथ्स के लिए जो है उसके अंदर एंटर करेगा और आपने एक एरे बनानी है और उसकी डेटा टाइप जो है वो आपने डबल रखनी है। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, हम क्या करेंगे जी कि द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले। आप तीन चीज़ें कैलकुलेट करानी है। नंबर 1 सेंगे जी द टोटल रेनफॉल फॉर द ईयर, ठीक है, किस एक साल के अगेंस्ट जो है वो आप जो है ना टोटल रेनफॉल उसकी डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद एवरेज मंथली रेनफॉल, यानी कि मंथली रेनफॉल जो आई है उसकी आपने एवरेज कभी काउंट करनी है। और लास्ट है द मंथ्स विद द हाईएस्ट अमाउंट, उसमें से सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो किस मंथ में हुई ये भी आपने उसके अंदर डिस्प्ले कराना है। उसके बाद फिर हमने मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन लिखने के बाद हमने कांस्टेंट जो है वो हमने बेसिकली कांस्ट इंटीजर, आप इंटीजर के पीछे कांस्ट का कीवर्ड लिखेंगे तो आप एक कांस्टेंट जो है बेसिकली डिक्लेयर कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो मंथ्स के नाम का हमने कांस्टेंट बना लिया। कांस्टेंट के ज़्यादातर जो हम लिखते हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि ये कांस्टेंट है। फिर डबल, जैसे उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने डबल जो है टाइप की एक रेनफॉल के नाम से हमने एक जो है वो एरे बना ली और उसका साइज़ क्या होगा, मंथ्स, ठीक है। उसके बाद ये है कि हमने डबल टाइप के दो वेरिएबल और ले लिए, टोटल रेनफॉल और एवरेज रेनफॉल। फिर हाईएस्ट मंथ का हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसको जीरो से इनिशियलाइज करवा दिया। उसके बाद जो है हमारे पास सी आउट आ जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा एंटर रेनफॉल इन मिलीमीटर फॉर 12 मंथ्स। अब एक एक मंथ का आप जो है वहाँ पे रेनफॉल एंटर करेंगे। इसके लिए फिर हमने एक लूप लगाया, फॉर लूप हमने जो है वो एक लगा लिया। और फॉर लूप क्या करेगा, हमने कहा आई इज इक्वल टू 0, यानी कि आई 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन मंथ्स, मंथ्स 12 है तो ये 11 पे जो है बेसिकली 11 तक जाएगा, यानी 0 से 11 तक जाएगा। तो ये आपका इंडेक्स है बेसिकली जो है वो आपकी जो एरे होगी, आपकी एरे का ये इंडेक्स है। उसके बाद हमने कहा प्लस प्लस आई, तो हर दफ़ा वो +1 करता जाएगा। अब सीन हमारे पास आ गया, तो सीन क्या करेगा जी कि ये आपसे इसके अंदर जो बेसिकली ये आपके पास जो आई की वैल्यू है, अब ये आई की वैल्यू 0 है
तो रेनफॉल ज़ीरो वाली लोकेशन पे जाके उस वैल्यू को स्टोर कर देगा। ठीक है, इसी तरह से जब अगली वैल्यू एंटर करेंगे तो वो 1 पे, 2 पे, 3 पे, और इस तरह से ये पूरी की पूरी अरे आपकी फिल आउट हो जाएगी जो वैल्यूज़ एंटर करेंगे रेनफॉल की। फिर टोटल रेनफॉल भी ये कैलकुलेट करेगा। ये टोटल रेन जो भी आप वैल्यू एंटर करेंगे उसको टोटल रेनफॉल के साथ ऐड करता जाएगा, और लास्ट में टोटल रेनफॉल जो है इस वेरिएबल के अंदर आपके जो है तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगे, और एंड में जो है तमाम के तमाम जो रेनफॉल की जो वैल्यूज़ एंटर की होंगी तमाम को प्लस करके जो है वो टोटल रेनफॉल में पड़ी होंगी। इफ़ रेनफॉल आई, अब हमारे पास ये है कि जो रेनफॉल हमने कहा जी आई, आई का मतलब है कि ज़ीरो। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन रेनफॉल हाईएस्ट मंथ। अब आपने क्या किया कि हाईएस्ट मंथ की जो रेनफॉल है, ठीक है, उसके साथ चेक करना है। अब हाईएस्ट मंथ की जो रेनफॉल है हमारे पास, हाईएस्ट मंथ की जो वैल्यू है आपके पास वो ज़ीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेनफॉल ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन रेनफॉल ज़ीरो। ठीक है, इसी तरह से फिर रेनफॉल वन इज़ ग्रेटर देन रेनफॉल ज़ीरो। इस तरह से आप एक एक करके जो है उसके साथ जो है वो आप मैच करते जाएंगे। तो हाईएस्ट मंथ इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जिस मंथ की जो है वो रेनफॉल हाई होगी, हाईएस्ट मंथ के अंदर हम उस इंडेक्स नंबर को स्टोर करवा देंगे। उसके बाद क्या होगा, कैलकुलेट द एवरेज मंथली रेनफॉल। अब एवरेज मंथली रेनफॉल कैसे निकालनी है कि आप उसको नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर डिस्प्ले रिजल्ट्स आपने करने हैं, तो सबसे पहले टोटल रेनफॉल जो है वो आप डिस्प्ले करा लेंगे, तो उसके बाद एवरेज रेनफॉल, और लास्ट में रेनफॉल हाईएस्ट मंथ। तो जो हाईएस्ट मंथ की रेनफॉल है वो भी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने ये दूसरा जो आपके पास क्वेश्चन है आपने इस तरह से अटेम्प्ट करना है, यानी कि ये तकरीबन एक तरह का आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही बन जाता है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन बी है। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है, और दूसरा क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है। अब ये क्लासेस में से एक प्रोग्राम है आपके पास, तो उसने जी राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट हैव अ क्लास नेम ट्राइंगल। हमने क्लास बनानी है, उसका नाम रखना है ट्राइंगल, एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमने फाइंड आउट करना है विद द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस हैं, टू प्राइवेट डेटा मेंबर बेस एंड हाइट। दो वेरिएबल आपने लेने हैं, एक का नाम बेस रखना है, एक का नाम हाइट रखना है, और उसको प्राइवेट रखना है आपने। मेंबर फंक्शन एरिया, फिर आपने एरिया का मेंबर फंक्शन लगाना है। अब 2 + 3 नंबर है, यानी कि बेस और हाइट जो है ये प्राइवेट मेंबर सेट करने के 2 नंबर हैं, और उसके बाद 3 नंबर आपके जो है ना एरिया का फंक्शन लिखने के हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे हमने क्लास ट्राइंगल बना ली। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन आप देख सकते हैं। तो हमने जो है वही क्लास ट्राइंगल बना ली। ट्राइंगल क्लास के बाद फिर हमारे पास ये प्राइवेट मेंबर्स आ गए। प्राइवेट मेंबर में हमने फ्लोट बेस और फ्लाइट फ्लोट हाइट ले ली। तो ये जो पहला जो उसने काम बताया था कि 2 प्राइवेट मेंबर लेने हैं। उसके बाद फिर हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया जी कि हमने सिंपल जो है इसमें 2 आर्गूमेंट्स ले लिए, फ्लोट बी और फ्लोट एच। ठीक है, ये हम मेन फंक्शन से जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो उस टाइम पे हम ये 2 वैल्यूज उसको प्रोवाइड करेंगे। तो हम हमारे पास जो बेस का ये जो ऊपर आपके पास ये जो बेस का वेरिएबल है इसके अंदर बी की वैल्यू चली जाएगी, और हाइट के अंदर जो है वो एच की वैल्यू आपकी चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपने कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया। उसके बाद फ्लोट एरिया आ गया। ठीक है, एरिया के अंदर क्या किया हमने, सिंपल उसका फार्मूला लगा दिया 0.5, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ की जगह हमने 0.5 लिख दिया, और बेस इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो भी आंसर होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। उसके बाद फिर हमारी यहाँ पे क्लास खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखा। अब मेन फंक्शन में हमने क्या किया, हमने बेस और हाइट लिया, 2 वेरिएबल्स ले लिए। सी इन और सी आउट के थ्रू हमने पहला वेरिएबल की वैल्यू ली, बेस की वैल्यू ले ली, और दूसरे वेरिएबल के अंदर हमने हाइट की वैल्यू ले ली। ठीक है, अब हमने जो ऊपर हमने क्लास बनाई थी ट्राइंगल की, उसका एक हमने ऑब्जेक्ट लिया टी आर के नाम से, और फिर इसके अंदर ये जो बेस और हाइट की हमारे पास वैल्यूज आई हैं वो पास कर दी। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो ऊपर हमने आपने यहाँ पे फ्लोट बी और ये फ्लोट एच लिया था, अब बी के अंदर बेस की वैल्यू आ जाएगी, और एच के अंदर हाइट की वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे मेन प्रोग्राम में हमने एंटर की होगी। बेस इज इक्वल टू बी करेगा, इसका मतलब बेस के अंदर बी की वैल्यू स्टोर कर देगा, और हाइट के अंदर एच की वैल्यू स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ये इतना सा काम करेगा। नीचे हमने कहा जी कि सी आउट, मेन फंक्शन में वापस आ जाए, तो अब यहाँ पे हमने लिखा जी सी आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज टी आर डॉट एरिया। तो ये क्या करेगा, जो ऊपर एरिया का फंक्शन है आपका उसको कॉल करेगा, और यहाँ पे ये जो एरिया का आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूले के थ्रू एरिया कैलकुलेट करके वो हमें रिटर्न कर देगा। जब रिटर्न करेगा तो उसका रिजल्ट यहाँ पे
इस फंक्शन कॉल की जगह पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब लिखा हुआ आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, और जो भी एरिया होगा वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब ये आपका पहला जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सेक्शन बी का। सेक्शन बी का जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमने आउटपुट लिखनी है। अब जो पहला क्वेश्चन उसने दिया है वो हमें पॉइंटर्स में से दिया है। अब उसने ये कहा जी कि इंटीजर x इज इक्वल टू 100 है। x हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने 100 स्टोर करा दिया। स्टैटिक माई पी टी आर, स्टैटिक यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये बेसिकली हमने एक पॉइंटर बना लिया, उसका नाम रखा माई पी टी आर। माई पी टी आर मीन्स माई पॉइंटर। उसके बाद में मैंने कहा जी माई पी टी आर इज इक्वल टू एम परसेंट एक्स, यानी x जो आपका वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है, ये जो एम परसेंट है ये एड्रेस ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, तो x का जो एड्रेस है वो माई पी टी आर में चला जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, सी आउट माई पी टी आर, माई पी टी आर की वैल्यू जो है डिस्प्ले करेगा। अब पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। तो अगर ये सामने आप देखें तो इसने एक हेक्साडेसिमल के अंदर ये आपके सामने एक जो है वो ये कह लेंगे मेमोरी एड्रेस जो है वो आपको डिस्प्ले कर दिया है। फिर हमने कहा कि बैक स्लैश एन, ये बैक स्लैश एन क्या करेगा, इसको न्यू लाइन में ले जाएगा। और फिर हमने कहा स्टैटिक माई पी टी आर, स्टैटिक माई पी टी आर, ये स्टैटिक जो है ये डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है और ये इस पॉइंटर की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अब इस x की वैल्यू क्या है 100, तो अब ये पॉइंट कर रहा था x को, तो x की वैल्यू 100 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये दो लाइनें आपकी जो है ना ये आपके आउटपुट के अंदर आ जाएगी। उसके बाद ये नीचे आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर का था और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे उसने 3 नंबर का दिया हुआ। ठीक है, अब नीचे वाला 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसकी भी हमने आउटपुट लिखनी है। उसके लिए इंटीजर पावर, हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया पावर के नाम से, उसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास किया एन के नाम से, और हमने क्या किया एन को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट में देख लें कि एन को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो वो हमें उसको यानी कि एन की पावर 4 जो है वो रिटर्न कर देगा। उसके बाद इंटीजर मेन में जाके हमने क्या किया, एन की वैल्यू ली, एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 163। उसके बाद हमने क्या किया जी इंटीजर रिजल्ट की इनिशियल वैल्यू और जो है वो हमारे पास 0 आ गई, और फिर हमने एक रिमाइंडर का वेरिएबल ले लिया। अब हमने एक वाइल लूप लगाया, उसको कहा जी कि ये तब तक लूप चलता रहे जब तक कि एन की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है, अब हमारे पास रिमाइंडर इज इक्वल टू एन मॉड 10। अब ये क्या करेगा, एन की वैल्यू को 10 से डिवाइड करेगा, जो रिमाइंडर आएगा वो आपको रिटर्न करेगा। एन आपका 163 है, तो 163 को 10 से डिवाइड करें तो अब रिमाइंडर में आगे बाद जो वैल्यू आएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो रिमाइंडर में हमारे पास जो है यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद हमने कहा रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस पावर। अब यहाँ पे पावर का फंक्शन हम बेसिकली कॉल कर रहे हैं, और ये जो रिमाइंडर आया है वो हमने उसको पास किया है। अब रिमाइंडर हमारे पास आया 3, वो हमने उसको पास किया। अब क्या होगा कि वो 3 जो हमारे पास वेरिएबल था वो एन में स्टोर हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, 3 को 4 टाइम यानी कि 3 की पावर 4 निकाल के देगा। तो जो ही उसने 3 की पावर 4 निकाल के दी तो यहाँ पे आपके पास 81 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस पावर और बाद में रिमाइंडर आया, तो इसकी जगह पे उसने हमें क्या निकाल के दिया, यहाँ पे उसने कैलकुलेट करके दिया हमें 81। ठीक है, तो 81 प्लस रिजल्ट आया हमारे पास। अब रिजल्ट की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, अब रिजल्ट की वैल्यू हमारे पास 81 आ गई। ठीक है, और फिर हमारे पास आ गया n बाई 10। अब हमने इसको क्या किया कि n को 10 से डिवाइड किया। n की वैल्यू जो है हमारे पास जो है वो इस टाइम पे 163 है, तो n बाई 10 जब किया है तो n की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया रिजल्ट, और रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया, तो रिजल्ट के अंदर अभी आपके पास जो है वो 81 आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये लूप अब दोबारा चलेगा। जब ये लूप दोबारा चलेगा अब हमने इसको कहा कि रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 10। अब n की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई, तो 16 को 10 से डिवाइड करें, अब आपका रिमाइंडर आएगा 6। अब 6 आया तो अब रिमाइंडर के अंदर हम इसको फिर हमने क्या किया कि ये वाला फंक्शन जो है ये फिर से हम कॉल करेंगे। जब ये कॉल किया तो अब n की वैल्यू आ जाएगी 6। अब 6 जब इसकी वैल्यू आई तो 6 की पावर 4 आप निकाल लें। अब 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा, अब आएगा 1296। अब जो पिछला आपका रिजल्ट था वो था 81, तो 81 के अंदर वो 1296 को ऐड करेगा तो अब आपका आंसर आ जाएगा 1377। बिल्कुल इसी तरह से अगली दफ़ा फिर आपके पास क्या आ गया 16 था। ठीक है, तो अब आपने 16 को डिवाइड किया 10 के साथ, तो अब जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो 1 आएगा। अब n की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। ठीक है, अब जब 1 आएगी तो ये दोबारा ऊपर जाएगा n नॉट इक्वल टू 0। फिर आपके पास रिमाइंडर जो है क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर अब आ गया n mod 10। तो अब आपके पास n की वैल्यू 1 है। ठीक है, और अब आपके पास आ जाएगा 1 mod 10, तो फिर आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1।
ठीक है, अब आप 1 की पावर 4 निकालेंगे तो जब आपने यहाँ पे पावर के फंक्शन को कॉल किया तो 1 की पावर आपने 4 निकाली, अभी आपके पास 1 ही आ जाएगा। रिजल्ट आपका क्या था 1373, उसमें 1 प्लस करेंगे तो आप 1378 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास 1378 डिस्प्ले हो गया। और लास्ट में क्या होगा, अब आपने क्या करना है, अब आपके पास n की वैल्यू 1 थी, ठीक है, उस 1 को 10 से डिवाइड करेंगे। जब 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो अब आपका क्वेश्चन 0 आ जाएगा और आपका लूप जो है ऊपर से टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा नॉट इक्वल टू 0। तो ये 3 जो लाइन्स हैं वो आपकी आउटपुट के अंदर आएंगी और ये रिजल्ट की जो है वो, यानी कि ये 3 लाइन्स के अंदर आपका जो है वो आउटपुट जनरेट होगा। तो आज के लिए इतना था। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था जिसके थ्रू जो है आप क्लास 12 का जो पीबी है इसका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल जो है इस लेआउट के अंदर आप जो है सॉल्व करेंगे। ये जो सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बताया है और जो मॉडल पेपर है, इन दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उस लिंक को क्लिक करके तो आप वहाँ से जो है ना इसकी पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। और क्लास 11 का भी मैंने पीबीए जो है वो बनाया हुआ है, अगर किसी दोस्त को ज़रूरत है तो आप वो जो है उसको दे सकते हैं। क्लास 11 का पीबीए जो है बहुत से लोगों ने उसको उस वीडियो को पहले पसंद किया और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो क्लास 12 का पीबीए भी जो है मैंने अभी आप लोगों के लिए बनाया है, तो आई होप कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही था, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।